मित्रों नमस्कार। मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका ADRGS एकेडमी पर। डेली 10 जो कि हमारा करंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम है। इसमें हम 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर संबंधी तथ्यों का संकलन आपके सामने रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख घटनाक्रम से जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पहला है चिकित्सा या फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं और इन्हें आप ज़रूर देखते रहिए, पूछे जाते हैं, आपके लिए उपयोगी होंगे। तो 2 लोगों को मिला। जब भी आप नोबेल प्राइज़ याद करें तो सबसे पहले शुरुआत करिए कि कितने लोगों को मिला। ठीक है, कितने आदमी थे। तो 2, ठीक है, कैटलिन कैरिको और ड्रू वेजमैन, इनको मिला है। और इनको याद करने का तरीका है कि इनकी या तो पहले पहले के नाम पर याद कर लीजिए, कैटलिन ड्रू कर दीजिए, ठीक है, केडी भी कर सकते हैं, या इनके सरनेम कर सकते हैं कैरिको वीजमैन। ठीक। और किस क्षेत्र में मिला, कोविड-19 जो क्षेत्र है ये भी आप महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, याद करने में आसानी होती है, एक कनेक्टिविटी बढ़ जाती है कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप क्षेत्र जरूर याद रखेंगे। कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए mRNA वैक्सीन को डेवलप किया गया। ठीक है, और इसी के लिए इन्हें चिकित्सा नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, mRNA वैक्सीन क्या है, ये मैसेंजर आरएनए से रिलेटेड वैक्सीन है और इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए इसे डेवलप किया गया था। और कोविड के टाइम वैक्सीन डेवलप करने में इस कॉन्सेप्ट की वजह से काफ़ी मदद मिली। ठीक है, mRNA क्या होती है, डीएनए से कन्वर्ट करके सामान्यतः बनाई जाती है। डीएनए आपके सेल में होता है, ठीक है, उसे आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। और किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन की मदद से। mRNA एक मैसेंजर आरएनए होता है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यून सिस्टम के पास जाकर उसे एक्टिवेट करता है और उसको बढ़ाता है कि सतर्क हो जाओ, कोविड या कोरोना वायरस आ रहा है। तो वायरस के सामने एक इन्हेंस्ड लेवल पर आपको इम्यूनिटी मिलती है और ये मिलती है mRNA की मदद से। ठीक है, mRNA मतलब मैसेंजर, एम फॉर मैसेंजर, और आरएनए आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड है। कौन सा, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, आगे चलते हैं। भौतिकी का नोबेल प्राइज़। ठीक है, भौतिकी का नोबेल प्राइज़ है अगला। हमेशा नोबेल प्राइज़ आपका किससे शुरू होता है, चिकित्सा से, फिजियोलॉजी से। और अगला है आपका भौतिकी का नोबेल प्राइज़। तो इसको देख लेते हैं। 3 लोगों को मिला, जैसे मैंने पूछा ना, बताया कि हमेशा संख्या सबसे पहले याद की जाती है इनमें। 3 लोगों को मिला। कितने आदमी थे, सरदार 3। कौन कौन से थे, पियरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रास और एली एन हुलियर। ठीक है, तो इनके भी आप पहले पहले नाम याद कर सकते हैं, पियरे, फेरेंक और एनी। पियरे, फेरेंक और एनी। ठीक है, PFA कर सकते हैं, या कोई और मीनिंगफुल चीज़ बन सकती हो तो आप उसे बना सकते हैं अपने याद करने के लिए, जो भी आपके लिए उपयोगी हो। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिए गए, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है याद करना। क्षेत्र, प्रकाश की एटोसेकेंड पल्सेस। ठीक है, एटोसेकेंड पल्सेस क्या होती हैं, एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्सेस होती हैं। इनको उत्पन्न करने के लिए दिया गया। ठीक है, और इन पल्सेस की अगर बात करें तो ये क्या काम करेंगी, ये तीव्र प्रक्रियाओं को, जो बहुत रैपिड प्रोसेस होती हैं, रैपिड, ठीक है, हाईली रैपिड प्रोसेस होते हैं जो आपको दिखती नहीं, हमें दिखती नहीं, उन्हें मापने के लिए किया जाएगा। ये ऐसी प्रोसेस होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अथवा अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो किसको किसको मिले, पियरे, फेरेंक और एनी को, या अगोस्टिनी, क्रास और हुलियर। आधे आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप यहाँ से याद कर लीजिए, यहाँ से पूरे पूरे आपको याद जल्दी से नहीं होंगे, और जिससे काम चल जाए वही ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स एम। ठीक है, R21 मैट्रिक्स एम क्या चीज़ है भाई, देख लेते हैं इसको, चर्चा में क्यों रहा है। ये मलेरिया वैक्सीन है। ये क्या है, मलेरिया वैक्सीन है। ठीक, और ये इसे हाल ही में WHO ने क्या किया है, रिकमेंड किया है, अनुशंसित कर दिया है। और किस तरह किया, सेफ्टी, क्वालिटी और इफेक्टिवनेस संबंधी मानकों में खरा उतरने पर। ठीक है, सेफ्टी, क्वालिटी और इफेक्टिवनेस संबंधी मानकों पर जब ये खरी उतर गई है तो WHO ने इसे अनुशंसित कर दिया। चूँकि नई वैक्सीन डेवलप की गई है इसलिए ऐसे मानकों के साथ इसका परीक्षण किया जाता है। ठीक, तो इसका विकास देख लेते हैं किसने किया है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है। और इसका डेवलपमेंट और इसका जो प्रोडक्शन करेगा वो आपका करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत का
वैक्सीन डेवलपमेंट में एक अग्रणी संस्था है और वैश्विक स्तर पर संभवतः सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करता है या प्रोडक्शन करता है। ठीक, तो WHO के रिकमेंडेशन के बाद अब इस वैक्सीन का प्रयोग घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ किया जाएगा? ये अफ्रीकी देश हैं, और अफ्रीकी देश आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा मलेरिया से ग्रसित हैं। तो घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो के लिए रिकमेंड किया है। अफ्रीका महाद्वीप, जैसे मैंने बताया कि अफ्रीका महाद्वीप मलेरिया से बहुत ग्रसित है। मलेरिया के पैरासाइट में, ठीक है, कौन सा? पी फैल्सीपेरम, जिसे जानलेवा माना जाता है, के खिलाफ इस वैक्सीन को काफ़ी प्रभावी माना गया। ठीक है, मलेरिया के पैरासाइट या प्रोटोजोआ, इन्हीं के माध्यम से मलेरिया फैलता है। और मादा एनीफिलीज आपका रीजन नहीं होता कि मादा मच्छर के काटने से हो तो गया, लेकिन मच्छर में नहीं होता। मच्छर क्या होता है? वाहक होता है, उसका ड्राइवर होता है, और लेके क्या आता है? एक प्रोटोजोआ को लेके आता है, जो आपके शरीर में इंजेक्ट कर देता है। वो आपके ब्लड के माध्यम से, और जब वो पहुंचता है कहाँ पर? लीवर में। वहाँ वो करीब 10 से 12 दिन रहता है। इसके बाद वो आपके ब्लड सेल्स में पहुंच जाता है और आप बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो पी फैल्सीपेरम, इसके कई पैरासाइट होते हैं, सामान्यतः 5 होते हैं, जिसमें 2 जानलेवा होते हैं, और ये दोनों अफ्रीका में बहुत प्रभावी हैं। तो पी फैल्सीपेरम ये वाला, और एक होता है पी वाइवेक्स। ठीक है, वाइवेक्स, ये 2 जानलेवा होते हैं, और बाकी सामान्य होते हैं, जैसे पी मलेरियाई, पी ओवेल। ठीक है, ये जो होते हैं, और एक होता है पी नोलिस। ठीक, तो ये आपके क्या है, बाकी इतने इफेक्टिव नहीं है, मतलब उनको वो सामान्य बीमारी की तरह आते हैं। लेकिन ये जो पैरासाइट है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पी फॉर क्या है? प्लाज्मोडियम, ये आपकी जान तक ले सकते हैं। इसलिए इनके मामले में मलेरिया मुक्त अभियान सरकारों को चलाने पड़ते हैं। भारत में भी चल रहा है, 2025 या 27 आई थिंक, जब भी मिलेगा चर्चा में बताते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। मोहम्मद मोइज्जू हाल ही में चर्चा में रहे। ठीक है, मोहम्मद मोइज्जू क्या है? मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव के इन्होंने जीत लिया है, और अब ये मालदीव के राष्ट्रपति बनेंगे, और इन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद सालेह को पराजित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद मोइज्जू चीन समर्थक हैं। ठीक है, चीन के समर्थक हैं, और भारत के समर्थक रहे हैं अभी तक। अभी जो राष्ट्रपति रहे हैं मोहम्मद सालेह, तो निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन आएंगे, क्योंकि चीन और भारत दोनों के जियोपॉलिटिकल हित मालदीव से जुड़े हुए हैं, जहाँ चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम देना चाहता है। ठीक है, वहीं पर भारत अब राष्ट्र की सुरक्षा और एशिया पर वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र को खतरों से मुक्त रखना चाहता है, वहाँ पर शांति की स्थापना करना चाहता है। ठीक है, तो मोहम्मद मोइज्जू भारत के लिए थोड़ा अच्छा साइन नहीं है, पर वैश्विक राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके देश की डिप्लोमेसी कैसी है, आप कैसे मेंटेन करते हैं। एक्चुअली मालदीव में भारतीय सेना की उपस्थिति का विरोध हो रहा है, और उसी का फ़ायदा मोहम्मद मोइज्जू ने उठाया है। वो भारतीय सेना को वहाँ से हटाना चाहते हैं, और एक संप्रभुता की जो बात कर रहे हैं, संप्रभुता के आधार पर संभवतः उन्हें जनादेश भी मिला है। तो ठीक है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि भारत की सेना वहाँ हटने से वहाँ संप्रभुता आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि आगे चीन का प्रभाव बढ़ जाए। तो ये संप्रभुता इनके लिए इतनी आसान है भी नहीं। ये छोटे छोटे द्वीपीय देशों के लिए संप्रभुता बहुत मायने भी नहीं रखती है। ठीक है, इनको अपने हित साधने ही सबसे बड़े लक्ष्य लगते हैं। आगे चलें। मेगा मोनोडोंटियम मैक्यूलस्कीट, ये भी बहुत चर्चा में रही है इस समय। ये घटना जो है, घटना क्या है? ये क्या है? एक जीवाश्म मिला है मकड़ी का, विशाल मकड़ी पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी ट्रैप डोर मछली मकड़ी का जीवाश्म पाया गया है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ये पूछा जा सकता है, आप देखेंगे। ठीक है, ट्रैप डोर मकड़ी का जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी है, और इसीलिए इसका नाम भी आप देखिए, मेगा शब्द जब जुड़ जाता है तो विशालता को ही संबोधित करता है। मेगा मोनोडोंटियम मैक्यूलस्की। क्लियर? आगे चलते हैं। अगली घटना महत्वपूर्ण, संकल्प सप्ताह। ठीक, संकल्प सप्ताह, इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक। ठीक, सप्ताह की बात हो रही है तो 7 दिन आप इसमें देख लीजिए कि 7 दिन संकल्प सप्ताह। उसका उद्देश्य क्या है? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ठीक, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत 500
क्या आकांक्षी, यहाँ पर गलत लिखा है आकांक्षी, ठीक है। आकांक्षी ब्लॉक में शासन की और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ठीक है। शासन की अर्थात गवर्नेंस के क्षेत्र पर भी काम करना है, साथ ही लिविंग क्वालिटीज़ को भी लोगों की बढ़ाना है। और आप देखेंगे कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो कि था एडीपी, एस्पिरेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की सफलता के बाद सरकार अब उससे नीचे के स्तर पर आई, ब्लॉक लेवल पर, और आगे हो सकता है एवीपी भी आ जाए, एस्पिरेशनल विलेज प्रोग्राम। तो अगला स्टेज है आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बाद आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जिस पर सरकार फोकस हो रही है। और ऐसे 500 एबीपी चुने गए हैं जिनमें गवर्नेंस के क्षेत्र में और लिविंग स्टैंडर्ड पर काम किया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ इसका आयोजन हुआ? भारत मंडपम, याद रखिए, नई दिल्ली। आगे चलते हैं। शिवाजी का वाघनख, ये भी हाल ही में चर्चा में रहा, शिवाजी का वाघनख, ठीक है। वाघनख क्या था? बाघ के पंजे के समान एक वो था जिसे वो अपने हाथ में नख, नख मतलब क्या होता है? नाखून, हाथ में पहनते थे। और ये काफ़ी खतरनाक हथियार था, शिवाजी का काफ़ी प्रिय हथियार भी रहा, इसीलिए चर्चा में भी है। क्योंकि कहाँ पर रखा हुआ है इस समय? ये है लंदन, महाराष्ट्र सरकार और लंदन स्थित विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, ठीक है, एक ही हैं ये, अलग नहीं है। लंदन स्थित विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत इन्हें 3 साल के लिए भारत भेजा जाएगा, ठीक है, 3 साल के लिए। और इस दौरान ये सतारा, नागपुर, कोल्हापुर जैसे कई संग्रहालयों में प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। मुख्य रूप से महाराष्ट्र के ही क्षेत्रों में रखा जाएगा, क्योंकि किस सरकार से समझौता? महाराष्ट्र सरकार का समझौता है, ना कि भारत सरकार का, ठीक है। अगर इस घटना के विषय में देख लेते हैं कि वाघनख लोकप्रिय कैसे हुआ, तो 1659 में, ठीक है, 1659 में छत्रपति शिवाजी ने बीजापुर का सेनापति क्या था? अफजल खां का वध इसी से किया था, ठीक है। और इसने शिवाजी की लोकप्रियता को बढ़ा दिया था, ठीक। और इस गौरवशाली मोमेंट के लिए ही मराठवाड़ा क्षेत्र में या मराठा क्षेत्र में इसके लिए काफ़ी उत्साह भी है, ठीक है, लोगों के बीच उत्साह भी है। आगे चलते हैं। एशियन गेम्स में हम केवल अभी गोल्ड में चर्चा करें, जैसा मैंने बताया, ठीक है। तो आपको याद करने में भी आसान रहेगी। अगर आपको सारे गोल्ड याद हो जाते हैं तो भी आप ऑप्शन से आंसर एलिमिनेट करने में राइट आंसर काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं। एलिमिनेशन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में आप जरूरी कि हर उसका एग्जैक्ट आंसर पता हो, एलिमिनेशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं हो सकता या क्या नहीं है। अगर पता चल जाए तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। और यकीन मानिए कि आधे सवाल, कम से कम 150 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो उसमें आधे सवाल आपके इसी स्टैंडर्ड से होते हैं, इसी तरीके से भी होते हैं, ठीक। तो एशियन गेम्स 2023 मिला है आपको वीमेंस में कैटेगरी में जेवलिन थ्रो में, ठीक है, जेवलिन थ्रो में, ठीक है, किसको मिला? गोल्ड। और हाँ, गोल्ड मिला क्या है? गोल्ड। और अन्नू रानी, ठीक है, मेरठ की हैं, और इनको जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक में क्या मिला है? गोल्ड। अगला मिला है गोल्ड आपको 5000 मीटर रनिंग में पारुल चौधरी के द्वारा, ठीक है। ये 5000 मीटर रनिंग दौड़ है, ठीक है। तो ये दोनों आपको एथलेटिक्स के क्षेत्र में कल गोल्ड मिले हैं, और ये काफ़ी, इससे भारत की गोल्ड की संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है, और अभी 6 अक्टूबर तक चलना है, देखते हैं कितना इसमें ऐड हो सकता है। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, ठीक, हाल ही में ये भी चर्चा में है, और हैदराबाद यहाँ पर इसकी स्थापना की जानी है। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक की, साइकिलिंग ट्रैक आप जान चुके हैं, साइकिल चलेगी, और सोलर रूफ, इसके ऊपर सोलर की जो छत लगाई गई है, ठीक है। तो साइकिल चलाने के लिए भारत का पहला ऐसा ट्रैक विकसित किया जा रहा है। साइकिल चलाने के लिए भारत का पहला ऐसा ट्रैक विकसित किया जा रहा है जिसके ऊपर सोलर पैनल की छत होगी। यह रास्ता 23 किलोमीटर लंबा होगा, ठीक है, 23 किलोमीटर लंबा होगा, और इसे दक्षिण कोरिया मॉडल से प्रेरित माना जा रहा है। दक्षिण कोरिया में डेजान और सेजोंग बाइक हाईवेज की तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है। वास्तव में अगर बात करें तो साइकिलिंग ट्रैक पूरे भारत में होने चाहिए, और जब तक ट्रैक नहीं होंगे तब तक आप फ्यूल कंजम्पशन के लिए इतना प्रेरित नहीं होंगे। लोगों के पास विकल्प हैं कि वो साइकिल से भी चल सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो रास्ते तक नहीं, ठीक। हैवी ट्रैफिक की वजह से
शहरों में खास करके साइकिल के लिए, साइकिल निकालने से भी लोग क्या करते हैं, बचते हैं। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। थिरके स्कूलिल, थिरके स्कूलिल ये भी चर्चा में है। कहाँ पर ये एक अभियान है एक्चुअली, ठीक है, अभियान है, कैंपेन, और ये मनाया जाए, ये अभियान शुरू किया गया है केरल में, ठीक है। थिरके स्कूलिल क्या है, एक अभियान है जिसे केरल में शुरू किया गया है, और ये वास्तव में जब इसका अर्थ निकालते हैं, मलयाली भाषा है वो, उसको का मतलब है बैक टू स्कूल, ठीक है। स्कूल, बैक टू स्कूल मतलब फिर से स्कूल चलने से संबंधित है। इसमें क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान माना जा रहा है, क्योंकि 46 लाख महिलाएं स्कूलों में छात्राओं के रूप में वापसी करेंगी, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ रखी है वो वापस फिर से पढ़ाई से जुड़ेंगे, और इसे विश्व का सबसे बड़ा बैक टू स्कूल अभियान माना जा रहा है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, तो ये रही आज की 10 महत्वपूर्ण खबरें जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इनको आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।